नमस्कार। मैं गिरीश भावे। तो आज ये महामारी के दौर में सारे आम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है। वो सवाल है किस तरह का वैक्सीन लेना चाहिए, कौन सा वैक्सीन अच्छा है, कौन सा वैक्सीन खराब है, क्या नुकसान किसी से हो सकता है, क्या कौन सी दवाई ली जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल है। कोरोना के बारे में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी गलतफहमियां भी है। तो इसलिए हमने आज हमारे बीच डॉक्टर अनंत फड़के, जो जन आरोग्य अभियान और जन स्वास्थ्य अभियान हिंदुस्तान के तौर पे और जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र के तौर पे उसके एक सक्रिय नेता के रूप में है, उनको हमने आमंत्रित किया है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर यही हो रहा है कि जो ये वैक्सीन है उसकी बहुत बड़ी कमी खल रही है। तो इस उपलक्ष्य में पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये वैक्सीन लेने से ये जो अभी का जो दूसरी जो लहर आई है कोरोना की, उससे हमारा कहाँ तक बचाव हो सकता है, ये पहला सवाल। और उससे संबंधित कि फिर हमने ये वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे ये दो सवाल है। उसमें से जो दूसरा सवाल है मैं पहले लेता हूँ कि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये हमें अभी हमारे पास है, तो उनकी जो कामयाबी है वो लगभग 80% है, 80%। और इसलिए जो कुछ वैक्सीन हमें मिले, रफली 80% बोल रहा हूँ, वो जरूर 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 लेने चाहिए। नंबर एक। ये उससे क्या होता है कि आमतौर पे आपको, अगर आपने 2 डोज ले ली है और 2 डोज लेने के बाद 10-15 दिन के बाद आपको पूरी के पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन इसका मतलब यह है कि आपको गंभीर बीमारी और मृत्यु से, डेथ से अपनों को प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी की पूरी, 100% ऑलमोस्ट। लेकिन क्या आपको कोरोना की, कोविड की इन्फेक्शन नहीं होगी? नहीं हो सकती है। क्या आपको कोविड की बीमारी नहीं होगी? हो सकती है। यानी लेने के बाद भी, वैक्सीन लेने लेने के के बाद बाद भी। भी 2 दिन के दो, लेकिन जो बीमारी होगी वो सीवियर नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और आपको कोई डेथ का कोई भी खतरा नहीं, ये पक्का हम बोलते हैं। इसलिए कृपया जरूर जरूर लीजिएगा। हम्म। आपका सवाल, नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि उसमें हमने सुना सुना है कि कोई इन्फे ये होता है, डेंजर है उसमें कुछ, उसमें कोई लोग हमने सुना है कि मर गए, हाँ। कोई रिएक्शन आ सकती है। तो ये जरूर है कि कौन सा भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं होता है। कौन सा भी वैक्सीन है, बच्चे लोगों को हम देते हैं, उसमें से ऐसा कोई नहीं है कि अगर 10 लाख बच्चों को दे देंगे तो किसी एक बच्चे को कन्वर्जेंस आ सकते हैं, किसी एक बच्चे को बहुत बड़ी बुखार आ सकती है, वगैरह वगैरह। तो 1 लाख 10 लाख लोगों में किसी को एक गंभीर दुष्परिणाम जो तो बोलते हैं वो हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोविड का जो खतरा है हम्म। बीमारी का, वो कितना भी ज्यादा है, तो दो, अगर ये वैक्सीन का खतरा, जो खतरा बोल सकते हैं, अगर ये हमने मापा कि 1 है, तो कोविड बीमारी का खतरा 200 है। इतना फर्क है, इसलिए 200 लेना गुना चाहिए। ज्यादा है, 200 गुना 200 ज्यादा गुना ज्यादा है। है। हम्म। तो अभी इस जो हमें बहुत ज्यादा सुनामी आ जो हुई है, वो सुनामी के लिए अभी इसके बाद हम लोग जो वैक्सीन लेंगे मई महीने में, जो लोग लेंगे या जिन्होंने मार्च में लिया है, उससे बहुत ज्यादा कोई इस सुनामी में हमें कोई बचाव मिलेगा ऐसा नहीं लगता। वैक्सीन बहुत बड़ी अच्छी है, लेकिन हम्म। होता है क्या कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद 10 दिन के बाद आपको पूरी प्रोटेक्शन आती है। तो इसलिए जिन्होंने मार्च महीने में वैक्सीन लिया है, उनको दूसरा डोज अगर उन्होंने अप्रैल एंड तक ले लिया, जैसे मैंने ले लिया, तो मुझे अभी पूरा प्रोटेक्शन मिल गया है। पूरा प्रोटेक्शन डेथ और सीवियर डिसीज के खिलाफ। लेकिन हाँ जी। जिन्होंने उसके बाद लिया है, हाँ अप्रैल जी। में लिया है और मई लेंगे, वो जब तक उनको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तब तक जून महीना आ जाएगा। और ऐसा आशा है कि जून महीने तक ये बड़ी सुनामी है वो कम हो जाएगी। एपिडेमिक चालू रहेगा, तो दिसंबर तक चालू रहेगा, शायद अगले साल भी चालू रहेगा। लेकिन हमें जो प्रोटेक्शन मिलना है उसके बाद, जून जुलाई अगस्त, उसके बाद वो पक्का मिल जाएगा। हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सुनामी में हम लोग अभी जो वैक्सीन ले रहे हैं और लेंगे, इससे हमारा बचाव नहीं हो सकता। इसलिए मास्क पहना, जरूरी बगैर बाहर मत जाना, हाथ साफ रखना, धोना, ये बाकी सब, बंद कमरे में ज्यादा लोग ना बैठना, ये सब हम लोग को करना है। वैक्सीन देने के बाद ही करना है, लेकिन कम से कम वैक्सीन लेने के पहले 100% करना पड़ेगा। तो माने आपका कहना ये है कि अभी बचाव नहीं भी हुआ तो भी अगले आने वाले महीनों के बचाव के लिए हमको जरूर जरूर ये लेना ही चाहिए, उससे पूरा बचाव बचना नहीं है। होगा, थोड़ा बचाव हो सकता है,
जैसे मैंने अभी वैक्सीन लिया तो 15 दिन के बाद मेरे पास थोड़ी प्रोटेक्शन आ जाएगी, लेकिन पूरी प्रोटेक्शन आने के लिए टाइम लगता है। फिर भी लेना चाहिए। लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। ठीक। दूसरा, ये आपने जो अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का नाम लिया, इसके बारे में ये लोग कहते हैं कि दोनों का सेम है वगैरह वगैरह, मगर फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। अगर मुझे कोवैक्सीन मिल रहा है तो क्या मैं कोविशील्ड के लिए वेट करूं, या नहीं कोविशील्ड मिल रहा है तो क्या कोवैक्सीन की, तो उसके बारे में क्या सलाह है? नहीं नहीं नहीं, जो मिलता है वो ले लेना चाहिए। दोनों की एफिकेसी बोलते हैं, कामयाबी ये लगभग 80% है। कोविशील्ड के बारे में ऐसा बताया गया था कि अगर आप दूसरा डोज 4 हफ्ते के बाद लेंगे, जो एक स्टडी था उसमें से, वो उसकी कामयाबी 60% थी। लेकिन जब हम अभी, इसलिए सरकार ने बोला है कि 6 हफ्ते के बाद लो, 4 हफ्ते के बाद मत लेना। तो जितना हम 6, 8, 10 हफ्ते के बाद लेंगे, तब आपकी जो कामयाबी है तो 70, 80, 90% हो जाती है। और इंग्लैंड में जो स्टडी हुई थी उसमें तो उन्होंने जब 2.5-3 महीने के बाद लिया, 90% कामयाबी है उसमें, सक्सेस है। तो इतना हम शायद दूर दूर नहीं रखेंगे, लेकिन अभी मैं बोलता हूं कि दोनों की जो कामयाबी है तो लगभग एवरेज 80% है, 100% नहीं है, ये भी समझ लो। तो इसका मतलब दोनों में से जो मिलता है ले लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए। तो अभी बहुत बातें हो रही है कि लेकिन आपका पहला डोज अगर कोविशील्ड का है तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना चाहिए। पहला कोवैक्सीन का है तो दूसरा डोज से कोवैक्सीन का ही लेना चाहिए। मिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, देंगे ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। हाँ जी। तो दूसरा इससे संबंधित सवाल ऐसा है कि अगर पहला डोज लिया है और दूसरे डोज 6 हफ्ते के बजाय कमी होने के कारण, शॉर्टेज होने के कारण मुझे 8 हफ्ते के बाद मिला, 9 हफ्ते के बाद मिला, तो क्या मुझे उससे नुकसान होगा, या फिर भी मैंने लेना चाहिए? क्या है सवाल? कुछ नुकसान नहीं होगा, लेना चाहिए। लेना और चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत ले लो। अगर अगर हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी आपको पहला डोज के बाद डिले हो गया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। जरूर लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शॉर्टेज के मामले जो माहौल है उसमें इसके बारे में बहुत सवाल लोगों के आ रहे हैं कि अरे हमारा तो अभी टाइम निकल गया, तो अभी क्या हो गया, इस तरह से। झगड़ा तो मत अब, करो उस मुद्दे के लिए। हाँ, तो अभी दूसरा है कि अभी बातें आ रही है कि कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड नहीं है, दोनों की कमी हो रही है, तो अभी विदेश से कुछ आयात किया जाएगा। स्पुतनिक के बारे में बात होती है, रशिया का, और भी दूसरे कुछ वैक्सीन के बारे में बातें हो रही है। तो उनके बारे में आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या वो लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक तो है कि उनमें से कोई भी वैक्सीन अपने देश के लोगों पे उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो तो कोविशील्ड के बारे में और खास करके कोवैक्सीन के बारे में वही है कि अपने देश वाले लोगों के बारे में उसका कोई रिसर्च डेटा उपलब्ध नहीं। तो जो कुछ डेटा विदेश में है उस पर हमको मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ठीक है, हमारे देश में भी उसकी कामयाबी रहेगी। तो मुझे लगता है कि कामयाबी के बारे में कोई शक नहीं है। एक्चुअली जो जो कुछ मॉडर्ना वगैरह वैक्सीन है उसकी कामयाबी 90%, 95% भी है, और ये स्पुतनिक वाले भी बोल रहे हैं कि 90-50% है। तो होएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो लेने में कोई हरगिज मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन वो महंगी रहेगी। और मेरे ख्याल से सिर्फ अमीर लोग और अपर मिडिल क्लास के लोग ही उसको ले पाएंगे। 2,000, 5,000, पता नहीं कितना पैसा लेंगे। तो ठीक है। मगर वो अगर उपलब्ध है तो कोविशील्ड कोवैक्सीन के लिए महीना 2 महीना रुकने से अच्छा है कि अगर आपके पास पैसा है, आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते, तो ले जरूर लेना लेना चाहिए। चाहिए, जरूर ये लेना आपका सलाह है। चाहिए। ओके। अभी लेकिन हाँ जी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन गवर्नमेंट ने दिया हुआ वैक्सीन लेना चाहता है उसको 100% मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ये ऐसा नहीं कि मेरा चॉइस है हाँ। कि मुझे तैरने में जाना, स्विमिंग पूल में जाना है तैरने के लिए, तो मैं टाइफाइड वैक्सीन ले लूं तो मैं मुफ्त में नहीं मिलता ना। वो नेशनल प्रोग्राम नहीं है। ये जो इतना बड़ी बीमारी है, एपिडेमिक है, इसके लिए वैक्सीन हर सिटीजन को देना ये गवर्नमेंट का फर्ज है, और इसलिए वो पक्का मुफ्त मिलना चाहिए सरकारी केंद्रों में। यानी ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई है जो सब नागरिकों ने हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसके बारे में दबाव लगाए जारी रखना पड़ेगा कि इस तरह की जो महामारी के बारे में जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति की है और सरकार की, दोनों की है। क्योंकि एक व्यक्ति जब वैक्सीन लेता है तो उससे उसके आजू बाजू का जो समाज है उसका भी प्रोटेक्शन वो इंश्योर करता है, और इसीलिए बराबर है। इस तरह का जो वैक्सीनेशन है वो मुफ्त देना और सबको देना और जल्दी से जल्दी देना, ये सरकार की बराबर एक है। प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बराबर आपने है। एक
बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, खास करके अलग अलग आंदोलन में जो लोग हैं उनको ये बात ध्यान में रख के इसको उठाना पड़ेगा। अभी आपको इससे कनेक्टेड और एक सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे इस तरह की सवाल आते पूछे जाते हैं हम लोगों से कि जो गर्भवती महिला है, जो पेट से है महिला, या जो स्तनदा है, जिनके बच्चे दूध पी रहे हैं उनका, माताओं का, तो ऐसे लोगों ने को करो ये कोविशील्ड या ये कोवैक्सीन, ऐसे वैक्सीन लेने चाहिए, नहीं चाहिए, या लेने चाहिए? यहाँ तक हमने सुना है कि कई बार डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि मत लो, ये एक सवाल। और उसी तरह से कौन सी बीमारी अगर है तो आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड या ये कोई इस तरह का टीका नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर? ये तो स्तनदा माता या गरोदर माता, प्रेग्नेंट वुमेन, उन्होंने पक्का लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ दुनिया वाले जो वैज्ञानिक है सब लोगों ने बताया कि लेना चाहिए। उनके पेट में जो बच्चा है उसको उससे कोई नुकसान नहीं हो, नुकसान नहीं होता है। अब ये तो क्या होता है, जब नया वैक्सीन आता है ना, तब ऐसे छोटे महत्वपूर्ण लेकिन छोटे मुद्दे पे पूरा एक संशोधन नहीं हो पाया है। हाँ। तो जो हम बोल रहे हैं तो हम लॉजिक से बोल रहे हैं, फैक्ट्स के आधार पे नहीं बोल रहे। हाँ। क्यों ऐसा होना चाहिए कि 10,000 प्रेग्नेंट माइस या प्रेग्नेंट मंकीज को वैक्सीन दे दिया, फिर उनके प्रोजेनी को देखा, ये सब इतना रिसर्च नहीं हुआ है। हाँ जी। जो कुछ हुआ है थोड़ा सा एनिमल स्टडीज हो गए, लेकिन ह्यूमन तो कोई स्टडी हुई भी नहीं है। लेकिन हम लॉजिक समझ देते तो अब बाकी सब इतने सारे वैक्सीन दिए जाते हैं। हाँ। और वैक्सीन का सब इम्यूनोलॉजी बहुत गहरे में लोगों ने उसका संशोधन किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% लेना चाहिए विदाउट एनी डिले। और ऐसा एक दो बीमारी ऐसी है जिसमें वैक्सीन लेना ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको कोई कैंसर है और कैंसर के बारे में आपको एक अभी दवाई चल रही है कि जिस दवाई से आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिकार क्षमता कम हुई है, ऐसे लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और फिर अपने तज्ञ डॉक्टर को उसको सलाह करके उसके बारे में क्या करना है सोचना चाहिए। इसी तरह और कोई बीमारी है कि जिससे अपनी प्रतिकार क्षमता, रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है, किसी को HIV इन्फेक्शन है तो वो ले सकता है, लेकिन HIV इन्फेक्शन का एड्स में रूपांतर हो गया और उसके लिए आप जो दवाई ले रहे थे वो दवाई कम पड़ गई है या कुछ हो गया और आपकी एड्स की बीमारी बढ़ रही है, तो आपने फिर ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। मतलब ये है कि जिसको उनकी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, ऐसे लोगों ने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। बाकी सब लोगों ने, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक आया था, एंजियोप्लास्टी हो गई, ऑपरेशन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, कुछ बिगड़ता नहीं, लेना चाहिए। यानी जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जो बीमारी से लड़ने वाली शरीर की शक्ति जिनकी कमजोर हुई है, केवल उन्होंने नहीं लेना चाहिए, बाकी सब। कमजोरी से नहीं, एनीमिया से नहीं, रोग प्रतिकारक शक्ति। हाँ, लेकिन रोग प्रतिकारक शक्ति एनीमिया और बाकी कम खाने से भी कम हो जाती है, लेकिन एड्स और मैलिग्नेंसी या कैंसर की दवाई से जो लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी प्रतिकारक शक्ति कम होती है, ऐसे लोग 1000 में से एक आदमी रहेगा कि जिसको नहीं लेना चाहिए, बाकी सब लोग बाकी सबने लेना चाहिए और बिना डरे लेना चाहिए, कुछ बिना डरे लेना चाहिए, संभ्रम रख के बिना। दूसरा एक इसी से संबंधित है कि अगर कोरोना, मान लीजिए मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, मुझे पहला वैक्सीन का मुझे 1 महीने की बाद की अपॉइंटमेंट मिली और किसी वजह से मेरा RT-PCR टेस्ट किया गया और अभी वैक्सीन लेने के पहले ही मुझे कोरोना का पॉजिटिव आ गया, तो क्या फिर मैंने वैक्सीन लेनी चाहिए? नहीं, लेकिन जिसको हम लोग कोविड-19 बीमारी बोलते हैं, तो उसका जो वायरस है, अगर आपके शरीर में वो घुस गया, तो उसको शरीर जब एलिमिनेट करेंगे, उसको फेंक देंगी, उसको जो बीमारी बन जाएगी अगर, तो बीमारी पे हम उसको काबू करेंगी, उसके बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। तो जो लोग पॉजिटिव है उन्होंने 2 महीने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी अंदर चल रही है। अगर आप ठीक भी हो गए, आपको थोड़ी बीमारी हो गई, 15 दिन के बाद अच्छे हो गए, लेकिन अंदर जो बीमारी चल रही है वो शायद कभी कभी थोड़ी सी चलती रहती है, तो उसको सब सेटल, सब ठंडा होने के लिए 2 महीने लगते हैं। और एक समझो कि जिसको कोई कोविड की बीमारी हो गई, उसको कम से कम 4-6 महीने उससे प्रोटेक्शन मिलता है, उनको कोविड नहीं हो जाएगा। अभी 10 लाख में से किसी को हो जाएगा, एक को हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे जितना कहने का मतलब, अगर मुझे यानी मान लीजिए मुझे अगर कोविड हो गया है, माइल्ड इन्फेक्शन, और वो ठीक हो गया है, तो वैसे भी मुझे 3-4-5 महीने कुछ डर नहीं है दोबारा इन्फेक्शन से, तो इसलिए मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 महीना वेट करने के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 5-10 लाख लोगों में ऐसा हो सकता है कि जिसको दूसरे बार कोविड हो गया, तो बहुत कम है।
अभी तो नहीं है। अभी उसके बारे में क्या हो जाए, म्यूटेंट्स कैसे आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए कोई हाँ जी। खतरा नहीं है। ठीक है, अभी दूसरी महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है, ये अलग अलग टाइप की जो टेस्ट है, दो ही मेन टेस्ट के बारे में बात होती है, आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। तो इनके बारे में मैं, पहला सवाल ऐसा है कि इसमें से कौन सी टेस्ट मरीजों ने लेनी चाहिए, मरीजों ने या व्यक्तियों ने लेनी चाहिए, तो मरीज नहीं उसने भी, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि बहुत बार ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल नीचे हो गई, 90% तक भी आ गई, बुखार है, खांसी है, और ऐसा पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है कि भैया मुझे तो कोरोना जैसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो ये हम आपको एडमिट करेंगे। और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में तो, आने के लिए अभी तो कभी कभी 3-3, 4-4 दिन भी लग रहे हैं। तो क्या ये जो अस्पताल करते, क्या ये ठीक है? ये दो सवाल। एक तो समझ लीजिए दोनों टेस्ट अपनी अपनी बाजू से अच्छे हैं। आरटीपीसीआर ये सबसे रिलायबल टेस्ट है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्योंकि अगर 100 लोगों को कोविड बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया है, हाँ जी। तो उसमें से ऐसे 100 लोगों पे हम टेस्ट करेंगे तो 70 लोगों में से वो पॉजिटिव पक्का आएगा। लेकिन 30 लोग ऐसे रहेंगे कि जिनके बारे में उनको इन्फेक्शन है या बीमारी है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव बोलता है। ये समझना चाहिए, ये कोई लैबोरेटरी की कमी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की कमी है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और तो बहुत रिलायबल, भरोसेमंद टेस्ट है, 70% लेवल, बहुत अच्छी टेस्ट है, अच्छी तरह से किया तो। लेकिन जैसे आपने बोला 1 से 4 दिन उसको रिपोर्ट मिलने में लग जाते हैं। दूसरी जो टेस्ट है एंटीजन टेस्ट, वो भी उसी तरह की है, वही नाक में काड़ी डाल के बनाते, स्वैब लेते हैं, और लेकिन उसका आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। हाँ, ये फायदा है। तो इसलिए जहां हमें खूब जल्दी है कि हमें आधा घंटे में इमीडिएटली रिस्पांस चाहिए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी की हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका भर्ती करना दवा हॉस्पिटल में, और जो हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहाँ भर्ती करेंगे, कोविड सेक्शन में भर्ती करेंगे या नॉन कोविड? कोविड सेक्शन में भर्ती करेंगे तो अगर उसको कोविड खुद को नहीं है तो फिर उसको कोविड हो जाएगा, और अगर उसको कोविड है और उसको नॉन कोविड सेक्शन में आप भर्ती करेंगे तो बाकी सब लोगों को कोविड हो जाएगा। तो इसलिए फिर इसको टेस्ट करेंगे, और जो एंटीजन पॉजिटिव उनको कोविड में ले जाएंगे, जो नेगेटिव उनको नॉन कोविड में ले जाएंगे। तो ये आधे घंटे में अपने को जब जल्दी में डायग्नोसिस चाहिए तो उसका फायदा है। लेकिन उसकी मर्यादा ऐसी है कि हम 100 लोगों जो जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसे 100 लोग ले लें, उसमें से हम एंटीजन टेस्ट कर दिया तो 50% लोगों में को इन्फेक्शन है लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है। ये उसकी मर्यादा है, कोई लैबोरेटरी का प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मर्यादा है। इसलिए वो ठीक तरह से यूज करना है, तो मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए। और अपने हाथ में नहीं, वो सरकारी सिस्टम ने और हॉस्पिटल में तय करना है कि इस पे कौन सी टेस्ट का। आप मत बोलो कि ये फला नहीं करो, वो फला नहीं करो, ऐसा नहीं है। जो कुछ ठीक डॉक्टर है, समझता हूँ कि ठीक ठाक डॉक्टर आपके पास है, तो वो ठीक तरह से आपको सलाह देगा। अब दूसरा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कभी कभी ऐसा होता है कोई हॉस्पिटल रिफ्यूज करते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है कि पेशेंट आपके पास आया है और ऐसा अगर है कि स्पेशली बोलते हैं वो गंभीर परिस्थिति में है, हाँ, तो ऑक्सीजन लेवल कम है उसकी 90% से कम, यानी 90% से कम हो गई है, और कोई दूसरी गंभीर बीमारी है, अपने को लग रहा है उसकी पल्स बहुत बड़ी है, ये खराब है, डॉक्टर को चेक करना चाहिए। और जिसको लगता है कि वजह कौन सी भी हो, लेकिन इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए जरूरी है, तो आपको एडमिट करके लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। फिर आप एंटीजन टेस्ट करो, हॉस्पिटल में उसका इंतजाम करना चाहिए और एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए। और जब तक एंटीजन टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक उसको जो कुछ करना है, ऑक्सीजन देना है और कुछ करना है और कोई इंजेक्शन देना है, वो देना चाहिए, हॉस्पिटल का फर्ज है। तो इसलिए जो गंभीर बीमारी है, हम नहीं बोल सकते मेरा पेशेंट गंभीर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है या नहीं ये तो ऑब्जेक्टिव है ना। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90% से ज्यादा है तो आप ज्यादा इंसिस्ट मत करिए, देखो इसको बुखार बहुत भारी चल रही है, उसको एडमिट करो, देखो ये बात नहीं कर रहा है उसका एडमिट करो, ये तो डॉक्टर को असेस करने दो। लेकिन जब को जो क्लियरली दिखता है कि शायद उसका हार्ट अटैक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है लेकिन हार्ट अटैक में क्या मर जाएगा अगर कुछ नहीं करेंगे तो 1-2 घंटे में, तो ये 100% एडमिट करना चाहिए। वो जो नहीं करते, एक तो वो अज्ञानी है या उनके आर्थिक और राजकीय कोई अलग संबंध है कि बड़े राजकीय लोगों के लिए कॉट रिजर्व करना है या 10 लाख वाले लोगों के करना है, तो वो तो विज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ धोखाधड़ी है।
का मतलब माने आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जाता है जिसको हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं है, मगर कोरोना संबंधी दूसरे जो लक्षण जो बताए जाते हैं वो बहुत गंभीर दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 90% के नीचे है, बुखार भी है, खांसी है, मगर आरटीपीसीआर टेस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक एडमिट नहीं करेंगे आपको, ये हॉस्पिटल ने बोलना गलत है, ऐसा ही आप कह रहे हैं। बराबर। तो तो इसमें एक करते हैं कि एक्सरे चेस्ट निकालते हैं, और हाँ अगर सुविधा हो तो सीटी स्कैन बनाते हैं। हाँ। और एक्सरे चेस्ट और सीटी स्कैन में भी उभर आता है, जितना आरटीपीसीआर पक्का है उतना आरटी इतना नहीं है, लेकिन इसमें टिपिकल पिक्चर आ जाती है, हाँ स्पेशली सीटी स्कैन में। एक्सरे में भी आती है लेकिन सीटी स्कैन ज्यादा रिलायबल है। हाँ। तो वो देखेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि उसको कोविड है या नहीं है। अगर उस सीटी स्कैन में कोई नहीं आ रहा है, गंभीर चीज नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये उसको दूसरी कुछ चीज है, उसको हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन ये कोविड वाला हॉस्पिटल, कोविड वाला वार्ड उसमें ठीक नहीं है। हम्म। मगर ये उन्होंने कहना गलत है, मगर इस तरह का कोई सरकारी जीआर, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जैसे बोलते हैं, या कोई सरकार की तरफ से निर्देश नहीं है। गाइडलाइन जो बनाया है हाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस ने, और अपने देश महाराष्ट्र में भी, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, हाँ लेकिन उनके गाइडलाइंस वेरी क्लियर है कि एडमिट करके कुछ करना चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं कि आदेश है, वो हाँ मैंने नहीं देखा। शायद अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति शायद रहेगी। हाँ। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने पक्का बोल दिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हम्म। एडमिट करना चाहिए। तो इसका मतलब जन स्वास्थ्य अभियान जैसे क्षेत्र में सक्रिय संगठन है, उनके लिए एक महत्व की बात है कि सरकार के साथ ये लगे रहे इस बारे में, और जरूरत पड़े तो इसका आदेश निकलवाए, क्योंकि ये बहुत बहुत जगह से ये कंप्लेंट आ रही है। हाँ हाँ, बराबर। शुक्रिया। अभी अगले सवाल पे चलते हैं कि ये बहुत सारी जो बातें होती है कि कब हमने हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और कब हमने केवल अपने घर के अंदर ही एक विलगीकरण, एक एकांत में ऐसे पेशेंट को रखना चाहिए, और कब उसको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कुछ एक रफ मोटा मोटी कुछ आप एक सलाह, गाइडलाइन दे सकते हैं कि जो आम आदमी आसानी से को फॉलो कर सके, ऐसा कुछ आप बता पाएंगे? हाँ, गाइडलाइंस है। एक समझना है कि अलगीकरण हॉस्पिटल में ले जाना ये थोड़ी अलग चीज है। अलगीकरण का जो उद्देश्य है वो पेशेंट को बचाना नहीं होता, बाकी लोगों को बचाना होता है। तो जिसमें मैं, अगर मुझे बीमारी है या इन्फेक्शन है, तो मेरे से दूसरे को नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे अलग रखा जाए, और ये जरूर करना चाहिए। और जैसे आपने सुना हो कि 80% लोग ऐसे होते हैं, उनको घर में ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो जब घर में ट्रीट करते हैं, लेकिन उनको बाकी सब लोगों से अलग करो, क्योंकि उससे दूसरे को बीमारी फैल सकती है, तो सब लोग जानते हैं। तो अलगीकरण करना है। लेकिन अपने देश में जो एक खासियत हमारे देश की ऐसे, जैसे इंग्लैंड अमेरिका से अलग कर, कि हमारे देश में 2-3 रूम्स का घर रहेगा, उसमें 5-6 लोग रहेंगे। तो अलगीकरण किसी को करना है बचने के लिए, तो उसको एक सेपरेट रूम हम नहीं दे सकते। टॉयलेट तो मेरे ख्याल से 90% तो अलग नहीं मिलती है। तो ये नाम को, आजकल 2-2, 3-3 लोग एक ही फैमिली में बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं, कि अलग संस्था में एक लॉज है, मंगल कार्यालय है, स्कूल है, ग्राम पंचायत का कोई कम्युनिटी हॉल है, उसमें इन ऐसे लोगों को कि जिनका सौम्य इन्फेक्शन है, जिनको ज्यादा बीमारी नहीं है लेकिन इन्फेक्शन है, उनको अलग रखो। ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप उस पर ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन वो बीमारी फैलता रहेगा, और उसके हाथ में नहीं है, तो बेचारा क्या कर सकते हैं। तो श्वास तो लेना ही चाहिए, तो श्वास लेने से बीमारी फैलती है। तो ये, और अलगीकरण में दूसरा एक मुद्दा ऐसा है कि अलगीकरण के साथ देखरेख, जिसे सुपरविजन बोलते हैं, मॉनिटरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, मराठी में देखरेख बोलते हैं। तो मॉनिटरिंग भी उसको करना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या करना चाहिए कि क्या उसकी तबीयत बिगड़ रही है क्या, क्योंकि जिनको माइल्ड प्रॉब्लम है उससे सब लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ है उनमें से 10-20% ऐसे लोग हैं कि उनको ज्यादा ट्रीटमेंट लगेगी, और किसको लगेगी ये आपको मॉनिटर करना है। और आप सब लोगों ने जाना होगा कि वो पल्स ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन उसका सैचुरेशन देखते हैं, वो पक्का आपने को करना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि अगर उनके जो सिम्टम्स है, कि खांसी अभी बंद ही नहीं हो रही, बुखार बंद ही नहीं हो रहा, 5 दिन हो गए, आमतौर पे क्या है, लेकिन अगर बीमारी तेज है तो वो खांसी बुखार चलता रहेगा। और ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर देखना चाहिए, टोटल पिक्चर देखना चाहिए, पेशेंट को कैसा लग रहा है,
और फिर ऐसे लोगों को फिर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन पे बहुत अच्छी निगरानी करनी चाहिए। और 5वें दिन में या तीसरे दिन में कोई खून की, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका 3 दिन हो गया बुखार जा नहीं रहा, चौथा पांचवा दिन है, तो उनको डायबिटीज है ऐसे, और जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज वाले 60-70 के ऊपर है, इनको ऐसे लोगों को तीसरे या पांचवें दिन कम से कम उनकी एक बार खून की जांच होनी चाहिए, जिस खून की जांच में 2-3 टेस्ट आसानी से किए जा सकते, और उससे हमको समझाए कि अंदर क्या चल रहा है। सांस फूलना ये तो लास्ट स्टेज हो गया ना, उसके पहले अपने को पहले की समझना। स्टेज। हाँ। तो इसका मतलब ये अलगीकरण करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, जरूरत पड़ो तो खून की तलाश करनी चाहिए, और ऑक्सीजन लगातार मॉनिटर करना चाहिए। ये भी करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जो देखा, तो ऐसे कोई अलगीकरण केंद्र है जिसमें बस लॉजिंग बोल्डिंग टाइप लोगों को रख दिया, कोई एक नर्स आती, कोई इधर उधर कुछ पूछती है, और कोई प्रोसिन की दूरी पे चलते, बाकी कुछ नहीं। ऐसा हाँ नहीं जी। होना चाहिए। तो अलगीकरण केंद्र जो हो तो अच्छे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, पानी पूरा सा रहना चाहिए, एक किमान ठीक तरह का न्यूट्रिशन होना चाहिए। लेकिन सब ये भी है कि उनके मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। एक 3-4 मुद्दे हैं कि जिसपे कोई एक एक्चुअली पैरामेडिक भी देख सकता है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन शेट दी कि ये फलाना फलाना देख रहा है, एक छोटा सा एक जूनियर डॉक्टर भी देख सकता है। हाँ जी। तो वो लेकिन पक्का करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अपने देश के माहौल में ज्यादातर बहुसंख्य लोगों को घर के अंदर विलगीकरण करीब करीब नामुमकिन है। तो ये खास करके इसका ज्यादा फैलाव अगर टालना है तो उसके लिए संस्थात्मक विलगीकरण, और ये भी विलगीकरण भी ऐसा नहीं विलगीकरण यानी उसको ठीक ठाक वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, देखरेख होनी चाहिए। और जो आपने कुछ 2-3 टेस्ट बताए, जो एक ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग, और अगर 60-70 साल की उम्र के ज्यादा उम्र वाले हैं तो उनका खून टेस्ट वगैरह, तो उससे पहले ही अंदाज आएगा कि अगर कुछ सीरियस गंभीर बीमारी है। अभी 2 मिनट मैं चाहूंगा आप बताएं कि ये कोविड-19 टालने के लिए, ये मास्क के बारे में बातें होती है मगर उसको भी उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, मगर खास करके एक रूम के अंदर में ज्यादा लोग बैठे हैं, अगर हमको कुछ नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है बैठने में, ये कहे के बहुत बहुत सारे ऑफिसेस भी शुरू है जहाँ पे एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन लगा रहता है, और वो तो कहते हैं सारे मास्क लगा के बैठे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब बारे में आपकी क्या सलाह रहेगी। बोलना चाहिए कि हम घर के बाहर जब जाते हैं तो फंडामेंटल नियम जो है ना कि मास्क पहनो, वो तो लागू है। हाँ जी। लोगों बोला अरे कितने साल हो गए अभी नहीं हो जाएगा वगैरह वगैरह, मुझे लगता है सब बेवकूफ बातें, करना चाहिए, उसके कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो उसमें से जिसको एरोसॉल इन्फेक्शन बोलते हैं ना, एकदम छोटा सा, कि जो मास्क के अंदर भी जाता है। इसलिए अगर हमको वो जो एकदम छोटा 1% जो, बाकी सब तो मास्क से अटक जाते हैं, लेकिन एकदम थोड़ा सा प्रतिशत है, फिर 10-15-20 लोग अगर रूम में बैठेंगे 8 घंटा, तो वो जो 1% है वो फैलेगा, और खास उससे करके बंद बंद कमरे में, खास बंद करके बंद कमरे में। कमरे। तो इसलिए आप अगर एक बंद कमरे में है तो एक कमरे में अगर है तो मास्क पहनिए, सब विंडोज ओपन करो, फैन चलाओ, और ज्यादा बात मत करो, गैर जरूरी बात मत करो। कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे श्वास से एकदम फवारा उड़ जाता है। तो ये नहीं, आप अगर लंच ब्रेक में टिफिन खाते हो तो साथ में मत बैठो, क्योंकि हम जब खाते हैं बोलते हैं, बोलना इसका मतलब कि विषाणु फैलेगा अगर हम मुझे इन्फेक्शन है तो ये तो चीजें करनी चाहिए। तो सिर्फ वैक्सीन से नहीं हो जाएगा, ये तो फंडामेंटल चीजें करनी चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत बार ये होती है कि विटामिन सी लो, जिंक लो, विटामिन डी लो, कुछ काढ़े लो, इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई जाती है और काफी पैसा उसके ऊपर भी खर्च होता है। तो इसके बारे में आपका क्या क्या सलाह रहेगी आप। एक वैज्ञानिक तथ्य ऐसा है कि विटामिन डी, वो संशोधन में पाया हुआ है कि जिनको विटामिन डी डिफिशियंसी है, ऐसे सब लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, स्पेशली ओल्ड एज वाले। सिर्फ कोविड का नहीं है, सभी तरह का, इन्फ्लुएंजा है, वॉटेवर, तो वो पक्का है। और इसलिए सब स्पेशली ओल्ड एज में सब लोगों ने रूटीनली विटामिन डी महीने में एक बार लेना चाहिए। और जिनके पास विटामिन डी कम है उनको कोविड की या बाकी सब इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, पक्का है, तो वो करना चाहिए। लेकिन एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप कौन सा भी विटामिन ले लो, विटामिन डी, सी, जिंक, कुछ भी ले लो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। और ये बहुत बार संशोधन हो चुका है गए 1 साल में।
ऐसे 100 स्टडी, बहुत सारे स्टडीज किए हुए, और जिसमें जो स्टडीज में फर्क होता है। और मेडिकल फार्मा कंपनी का कोई बच्चा आके कोई स्टडी करेगा और बोलेगा कि फायदा होता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो कौन सा स्टडी एकदम रिगरस है, एकदम पक्का वैज्ञानिक है, उसके कोई निकष होते हैं। तो वो जो निकष देखते हुए अगर हम लोगों ने स्टडीज के देख रहे, तो एक भी स्टडी ऐसी नहीं है कि जो दिखाता है कि विटामिन सी, डी, जिंक सबसे कोविड से प्रोटेक्शन मिलती है। कोविड होने के बाद खास करके कुछ फायदा नहीं होता, वो पक्का एस्टेब्लिश हो चुका है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि मत ले लो। लेकिन कभी भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, विटामिन सी खा ले तो बीमारी नहीं हो जाएगी, ये खा ले तो, लेकिन गरीब का पैसा भी जाता है। तो जो स्पेशली जो नॉन अफोर्डिंग है, उनके उसको ऐसे खर्चे में मत डालो। और दूसरा जो है कि वायरस किल करने के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर दो तरीके की दवाई, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम तो बड़े हमारे, जिसको फैविपिराविर बोलते हैं। तो फैविपिराविर की जो एक कोर्स लेनी है उसको 5,000 रुपए लगते हैं। और फैविपिराविर का जो डिटेल में स्टडी हुआ है, ऐसे स्टडीज को बोलते हैं फैविपिराविर से फायदा होता है, ऐसे स्टडीज है। लेकिन पर मैं बोलता हूँ कि जिससे एकदम सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस जिन्होंने देखा है, पक्का उनका मेथड अच्छी है, सभी पाया गया कि उसका कोई फायदा नहीं है। 5,000 रुपए खर्चा करना फैविपिर के लिए कोई फायदा नहीं है। मैं ओपीडी की, मैं हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, घर में जो दवाई दी जाती है, और ऐसी कोई 2-3 दवाई है कि वो नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, और मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका बड़ा ठीक तरह से अध्ययन किया है, और जो सबसे अच्छी स्टडीज है वो हमने देखी है, और उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये दवाई काम करती है। इसलिए अगर मेरे भाई को भी हो गया तो मैं सिर्फ पैरासीटामोल और सिर्फ पैरासीटामोल दूंगा, बाकी कुछ नहीं दूंगा। पानी पिलाओ, रेस्ट ले लो, एंग्जाइटी छोड़ दो, गाने सुनाओ, ये सब कर सकते। अगर खांसी हो गई तो कोई खांसी दबाने के लिए, अगर जुकाम हो गया, ये दस्त हो गए तो ओरल रिएडिशन दे सकते। लेकिन कोई भी वायरस किलिंग मेडिसिन, कोई भी विटामिन का कोई भी जरूरत नहीं इसका। मेरे अपने खुद के फैमिली में मैं नहीं दूंगा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब जो फार्मा कंपनी से निगेटिव नहीं, ये सब डॉक्टर बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका कहना है कि विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, B12 ये टाइप की डिफिशियंसी है तो उसको कोविड होने का इंतजार मत कीजिए, उसके पहले ही उसको अगर लेंगे तो शायद आप कोविड से बचाव करने में ज्यादा विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में, विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में। और बट एक बार इन्फेक्शन होने के बाद इसके ऊपर में पैसा जाया करने में कोई मतलब नहीं है। उससे नुकसान ना भी हो, मगर पैसा, बहुत सारे लोगों के पास तो उतना पैसा ही नहीं है, तो उस पर जाया नहीं करना अच्छा है। ये आपकी सलाह रहेगी? ये पक्का मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। आखिरी 2 सवाल है अभी। एक पहला सवाल है कि ये जो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, ये 2 दवाइयों के बारे में बहुत बातें हो रही है, इसका काला बाजार हो रहा है, उसके लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, डेस्परेट है एकदम, और बहुत चिंतित है। तो ये 2 दवाइयों के बारे में आपका क्या सलाह रहेगी? रेमडेसिविर के बारे में बहुत अच्छे स्टडीज उपलब्ध है, बहुत अच्छी तरह से उनकी अध्ययन हो चुकी है, और उसमें एकदम क्लियरली पाया गया है कि ऐसे कोई एक छोटा गुट है जिनके लिए रेमडेसिविर का फायदा है। क्या फायदा है? कि जिनको नंबर 1 ऑक्सीजन देना पड़ता है, इसलिए इसका मतलब वो मॉडरेट इलनेस है, सौम्य इलनेस के मतलब मध्यम स्तर का उनका बीमारी, लेकिन ऑक्सीजन उसको देना ये क्राइटेरिया है। जिनको ऑक्सीजन की जरूरी है, और जिनको उनका 7-8 दिन ही हो चुके हैं फर्स्ट बीमारी शुरू होने से, हाँ 10 दिन के बाद उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑक्सीजन जिनको जल्दी लगता है 6वें-7वें दिन में, इनके उनको अगर हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दे तो उसका फायदा होता है, ये पूरा पक्का चीज है। इसलिए उनको फायदा है, लेकिन बाकी किसको फायदा नहीं है। और नंबर 2 कि जो लोग बहुत तीव्र, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, बीमारी हो चुकी है, उनके लिए रेमडेसिविर लाइफ सेविंग नहीं है। और इसलिए जो तीव्र कोविड हो गया है, वेंटिलेटर पे जाएंगे और बाकी कुछ हो जाएगा, उनकी किडनी फेल हो गई, ऐसे जो बहुत ज्यादा सिक लोग हैं, उनके लिए रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं होता, उनकी जान नहीं बच सकती। इसलिए अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपके कोई भी मित्र, कोई भी हो, अगर उसको रेमडेसिविर नहीं मिला और आदमी अगर वो दुर्दशा से चल गया, तो ये मत समझिए कि वो चल गया क्योंकि रेमडेसिविर नहीं मिला। कि जो बहुत सारा गंभीर बीमारी है, आप उसको रेमडेसिविर कितना भी दे दो, उसको कोई भी उसकी बीमारी, उसका जान नहीं बच सकती। और दूसरा ऐसा कि रेमडेसिविर से साइड इफेक्ट बहुत तीव्र है, कई लोगों को सॉलिड जोर से रिएक्शन आती है,
उनके लिवर, किडनी, बाकी सब उसके खूब प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा नहीं कि बस रेमडेसिविर ले लो कि हो, ऐसा नहीं है। कई लोगों को रेमडेसिविर देने के बाद भी रेमडेसिविर तकलीफ हो जाती है, लेकिन जरूर उसका रोल है और सरकार की जिम्मेवारी की ऐसा जो छोटा गट है उनके लिए रेमडेसिविर रिजर्व होना और उनको रेमडेसिविर मिलना, ये लोगों का लिए सरकार ने उसकी करनी चाहिए। बाकी जो टोसिलिजुमैब है उसके बारे में हमने बात करेंगे, मुझे लगता है कि वो एक्सपर्ट लोगों का मुद्दा है। वो भी ऐसा ही एकदम छोटा सा एकदम छोटा गट है, लेस देन 0.1% की, जिसके लिए उसका फायदा है। पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि टोसिलिजुमैब 40,000 रुपए लगते हैं, व्हाइट मार्केट में 5-10 हजार रुपए लगते हैं रेमडेसिविर को। हाँ तो जी। ठीक है, कोई मिडिल क्लास वाला ले भी सकता है। तो मुझे लगता है इतना ही करो कि दबाव मत डालो कि कोरोना के इंजेक्शन दो, कोरोना के इंजेक्शन दो, रेमडेसिविर दे दो, एक दूसरे के झगड़ा करो, ये नहीं करना चाहिए। करने की जरूरत ही होनी चाहिए, सरकार की वो जब जिम्मेवारी है, लेकिन प्लीज रिमेंबर कि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है। और सब अच्छे तज्ञ डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में फिर पेशेंट का दबाव आ जाएगा तो बोलते ठीक है भाई दे दूं, मैं क्या करूं, मेरा क्या जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा आपसे अभी आखिरी सवाल है। तो ये मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी टाइम नहीं है, कि ऐसा मतलब ये नहीं कि हमारे कोई दवा नहीं है। हाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन बहुत अच्छी दवा है। हाँ। हमारे यहाँ डेक्सामेथासोन जो लाइफ सेविंग है, अभी हमें ब्यूटेसिनाइड नाम का एक इनहेलर, उससे फायदा होता है, पक्का फायदा होता है। और हमारे यहाँ जो ब्लड थिनिंग एजेंट जो होते हैं, जिससे खून पतला जो करने के लिए। खून पतला की, इससे फायदा होता है। ये चार जो दवाई है उससे पक्का फायदा होता है, ऐसा नहीं कि उसमें फायदा नहीं है। और इसलिए फिर कोई बोलता है कि मेरे आयुर्वेद से फायदा हुआ, होम्योपैथी, मैं तो उसमें नहीं विश्वास कर रहा हूँ, कोई पक्का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और कोरोनिल फिरोनिल तो फ्रॉड है, उसको तो अरेस्ट ही करना चाहिए। अगर ये आपने जो अभी की 2-3 मेडिसिन के दवाइयों के नाम बताए, तो ये अगर सबको ही मालूम होगा और ये पुरानी दवाई है जैसे आप बोल रहे हैं, तो फिर ये तो सब मरीजों को देते ही होंगे डॉक्टर की। हाँ देते हैं, देते हैं। फॉर्चुनेटली उसकी कोई कमी नहीं है, डेक्सा बहुत चीप है, ज्यादा खर्चा उसमें के नहीं रहता। वो सबको मिलता ही है। ठीक है। मिलना चाहिए, मिलता है। अभी आखिरी सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर आपके थोड़े विस्तृत मत जानना हम चाहेंगे। सलाह अच्छी रहेगी लोगों के लिए भी, कि ये सब तरफी लॉकडाउन जो किया जाता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, क्या जो वो कुछ जरूरी है या कैसे, वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो? तो एविडेंस क्या बोलता है, एरिया जहां कुछ बहुत जोर से फैलाव हो रहा है, हाँ, उसको आप पूरा का पूरा बंद कर दोगे, घर के बाहर जो बीमारी फैलती है वो बंद हो जाती हम्म। है। और इसलिए वुहान से लेके फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सभी जगह, बहुत सारे देशों में लॉकडाउन जगह जगह पे लोगों ने कर दिया है। यानी माइक्रो ऐसे मत लॉकडाउन करो। जो आप कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो पूरा कर दिया, मैं बोलता लेट स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ। फंडामेंटली जिस एरिया को आप पूरा बंद कर देते हो, हम्म। उस एरिया से बाहर बीमारी नहीं जाएगी, हम्म। सार्वजनिक स्पेस में। हाँ, तो उसका फायदा है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। फिर लोग बोलते कि लॉकडाउन से कुछ फायदा ना, लॉकडाउन से केसेस बढ़ गए, वो बहुत ज्यादा बढ़ते अगर आप लॉकडाउन नहीं करते। उस देश में बात पर, अपने देश में क्या है कि हर देश में लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि लोगों की फिर ये जीना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई इनकम नहीं है तो आप न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मर जाएंगे, झगड़े करने के, एक दूसरे को मार डालेंगे, ऐसे होता है। घर में जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ चुका है, और सभी दुनिया में हो सकता है। तो इसके दुष्परिणाम भी है, लेकिन हमारे देश में उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटा घर है, आमदनी बहुत कम है, कैसे वैसे लोग अपने बॉर्डर लाइन पे अपना जीना काट रहे, उसको अगर एक महीना बंद कर दोगे और कुछ नहीं दोगे, फुकट रेशन, मुफ्त रेशन नहीं देंगे, मुफ्त बिजली नहीं देंगे, तो लोग क्या करेंगे, मर जाए। यानी एक्चुअली बहुत ह्यूमिलिटी होता है वो एक्सपीरियंस। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नंबर एक, कम से कम लॉकडाउन करना चाहिए। और जो जिसको भिलवाड़ा मॉडल बोलते हैं, धारावी मॉडल बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, ऑलमोस्ट लॉकडाउन किया था। भिलवाड़ा में तो पूरा लॉकडाउन किया था, छोटे एरिया में, लेकिन हर फैमिली को उन्होंने उनको जिंदा रहने के लिए बेसिक जो एम्यूनिटीज है वो हमको हर ग्रुप में उन्हें दे दिया। तो जब तक हम लोग दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए बंद कर देते हैं। किसी भी एरिया में आप बंद करो, छोटे एरिया में बंद करो या बड़े एरिया में बंद करो, जो वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए बाकी प्रॉब्लम उनको ना हुए, इसलिए आपको ये आपका फर्ज है। तो ये आपने को करना। सेकेंडली, मैं जो पहले बोल रहा था कि फैमिली के अंतर बीमारी चलती रहती है,
अब लॉकडाउन पूरा का पूरा एकदम बंदूक लेके लॉकडाउन कर देंगे तो ठीक है, घर के बाहर बीमारी फैलना बंद हो जाएगा, लेकिन घर के अंदर जो बीमारी फैलती है वो तो बंद नहीं हो जाएगी, हम्म, क्योंकि हमारे देश में लोग अलगीकरण कर भी नहीं सकते। तो ये हम्म, दोनों चीज लग सकता। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, और कभी कभी अभी ऐसे बड़े शहर जो है, बंबई है, पूना है, कलकत्ता है, इसमें शायद लॉकडाउन कई दिन का करना मजबूरी है, करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके साथ जो वल्नरेबल है उनकी कोई अपने को, की जरूरतों की और आपूर्ति करनी पड़ेगी। टोकनिश नहीं कि बस कुछ थाली दे दी 50,000 लोगों को, इससे नहीं काम हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे। तो ये पक्का करना चाहिए। और फैमिली के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो बंद करने के लिए अलगीकरण करना चाहिए। नहीं तो आपको लगा कि वाह हमने लॉकडाउन कर दिया और बहुत बड़ा तालियां बजाएंगे और एक बार, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं बंद हो जाएगा, ये तो ये समझना चाहिए। दो महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि लॉकडाउन जरूरी है, मगर वो कभी कभी हो लॉकडाउन, सकता है। हाँ, मगर लॉकडाउन माइक्रो लेवल से ही शुरू करना चाहिए। और जब लॉकडाउन अगर करेंगे तो जिस इलाके के लोगों को लॉकडाउन किया है उनकी ज़रूरतों की आपूर्ति सही तरीके से होनी चाहिए, हाँ केवल हाँ दिखावे के लिए नहीं। और तीसरी बात आपने बताई, उस इलाके में भी जो कोविड 19 से ग्रसित है, जिनको हुआ है इन्फेक्शन, उनका संस्थात्मक विलगीकरण करना भी जरूरी है। नहीं तो उस माइक्रो लॉकडाउन के एरिया में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल जाएगी। तो बराबर। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। डॉक्टर जी, अभी जन स्वास्थ्य अभियान के बारे में थोड़ी जानकारी दूं। 2001 में जन स्वास्थ्य अभियान अपने राष्ट्रीय तौर पे गठन हुआ था इसका। और जन स्वास्थ्य अभियान मुंबई, ये उसी का एक घटक करके हम काम कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियान मुंबई जो है, मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी मुंबई के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, थाना हो गया, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, पनवेल, यहाँ तक जो है हम ये काम कर रहे हैं। और ये जो काम है, मुख्य रूप से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उसके लिए हमारा काम है। और खास करके पिछले साल से जब ये कोरोना महामारी ने सबको सताना शुरू किया, तब से हम जन स्वास्थ्य अभियान मुंबई के तरफ से इसमें जुटे हुए हैं लगन के साथ। और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सवाल लोगों के सामने खड़े होते हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए सरकार के साथ, यानी कि मुंबई महानगर पालिका हो, थाना महानगर पालिका हो, या राज्य सरकार हो, उनके साथ में कैसे इसके बारे में बातें रखी जाए ताकि सही कदम सरकार उठाए। इस तरह का काम जन स्वास्थ्य अभियान मुंबई के तरफ से हम लगातार कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियान मुंबई के अंदर में भी जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो स्वास्थ्य सेवा में के, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेज है, उसी के साथ साथ कुछ नारीवादी संगठन है, कुछ ट्रेड यूनियन है, और दूसरे को बहुत सारे जन आंदोलन भी है। ऐसे सबका मिलके ये जन स्वास्थ्य अभियान का काम चल रहा है। और सब जो भी हम हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य अभियान के साथ में अगर आपको संपर्क करना है तो उसके जो नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वो सब ये यूट्यूब में आप देखेंगे, देख पाएंगे। और उसमें आप जरूर हम हमसे संपर्क कीजिए। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे। और चलो हम सब मिल करके अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी निभाए और ये जो बड़ी महामारी है उससे सफल मुकाबला करें। धन्यवाद। धन्यवाद।